हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई शॉर्ट शॉट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 11 फरवरी 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आज द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं, जितने भी करंट अफेयर्स हमको आज कवर करने हैं वो सब कुछ कवर करेंगे हम आज की इस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में। और आज का जो बड़ा मुद्दा होने वाला है वो है असम सीएम क्रैकडाउन ऑन चाइल्ड मैरिजेस। तो चाइल्ड मैरिजेस को लेकर आसाम के गवर्नमेंट, आसाम के सीएम ने एक क्रैकडाउन शुरू किया है, जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रिंजेंट सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो चाइल्ड मैरिज एक बहुत बड़ा सोशल क्राइम, सोशल मिनास असम में फैला हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से भी असम में एक बहुत बड़ा चंक अभी भी चाइल्ड मैरिजेस में इन्वॉल्व है। और उसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोसाइटी के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको देख के समझ आएगा कि किस तरह से सोसाइटी बैकवर्ड हो रही है। जैसे कि मदर मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ा हुआ है असम में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइल्ड मैरिज आज भी काफ़ी स्ट्रांगली प्रिवेल कर रहा है असम में। और असम के सीएम ने ये ठान लिया है, असम की गवर्नमेंट ने ये ठान लिया कि चाइल्ड मैरिज अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और इसीलिए क्रैकडाउन चल रहा है। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिल रहे हैं। बताऊंगी कैसे। शुरुआत करते हैं, और आज के सेशन में बहुत सारे और भी हम टॉपिक्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन शुरुआत तो करते हैं। देखो, सिर्फ 105 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स में 2023 में। तो देखो, बकअप फॉर ऑल योर प्रेपरेशन। आपको जितना जोर लगाना है, जितनी जान झोंकनी है, आप झोंक लीजिए, क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ मौका सबको नहीं मिलता। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, ओके। और देखो, जितने आपके इनिशियल अटेम्प्ट्स होते हैं ना, उतनी आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होते हैं, एनर्जी एग्जॉस्ट होती है, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि अटेम्प्ट बढ़ने से एक्सपीरियंस आएगा, बिल्कुल नो डाउट एक्सपीरियंस आता है, लेकिन एनर्जी सबकी एक सी नहीं रहती, ठीक है। ये बात अलग है कि भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल पॉसिबल है, सिक्स अटेम्प्ट में भी लोगों ने क्लियर की है यूपीएससी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके इनिशियल अटेम्प्ट में, आई वुड से अपनी जान झोंक दो, ठीक है। एंड दैट इज वाई ये अलर्ट आपको हर रोज मैं देती हूँ। बढ़ते हैं आगे, और आज का जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और इसका अटेम्प्ट करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। दिस इज द मैप बेस्ड क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो रिवर्स और रिवर्स कहाँ पे फ्लो करती हैं, ये आपको बताना है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है, और इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से दीजिएगा। और देखो, यहाँ पे ये चीज़ मैं अपने लिए नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो जितना आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे, जितना आप इन्वॉल्व होगे हमारे सेशन में, उतना आपकी रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ओके। आपको याद रहेगा। अगर यहाँ पे मान लो ये वाले क्वेश्चन में आप गलती भी करते हो ना, आपको बाद में याद आएगा कि मैंने ये गलती करी थी, तो मुझे मेन पेपर में वो गलती नहीं करनी है। तो इट इज ऑल अबाउट यू, इट इज नॉट अबाउट अस, ओके। तो इसीलिए कोशिश करो कि जितना इन्वॉल्व हो सको उतना हो। हम जितनी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी मेहनत करो, सो दैट आप लोगों से ही हमारा नाम है। देखो, तो आप लोग जितने एग्जाम्स क्लियर करोगे, जितना आप लोग अपना हार्डवर्क पुट इन करोगे, उतना ही हमारे लिए वो रिवॉर्डिंग होगा। तो आपका रिवॉर्ड ही हमारा रिवॉर्ड है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। एंड आज का जो पहला आर्टिकल हम देखने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू गवर्नेंस। एंड द हिंदू ने इसको प्रॉपरली फॉलो किया है, पूरी न्यूज को। जो न्यूज है, दैट इज द बैटल अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये देख रहे हो, ये औरतें रोती बिलखती हुई आपको दिख रही हैं। ये आसाम का सीन है, ठीक है, जहाँ पे जो कपल्स जिन्होंने चाइल्ड मैरिज परफॉर्म की है, यानी कि जो ब्राइड है, जिसमें ब्राइड की एज 18 से कम है, 18 ईयर्स से कम थी जब उनकी शादी हुई थी, वो ब्राइड्स का यहाँ पे ये रोता हुआ हाल आप देख पा रहे हो। क्योंकि इनकी ब्राइड्स की जो उम्र है वो अब तो बढ़ चुकी है, एंड मेनी ऑफ देम हैव टर्न्ड इनटू मदर्स। और ऐसे में अब ये क्रैकडाउन जो हो रहा है, उसमें जो वाइफ है, जिस पर्सन की, जो कल्प्रिट यहाँ पे माना जा रहा है, जो एक्यूज माना जा रहा है, जिसने चाइल्ड मैरिज करी है एक माइनर ब्राइड के साथ, उस अक्यूज्ड की वाइफ, उस अक्यूज्ड की मदर्स का ये हाल अभी हो रहा है। पूरी सोसाइटी का बहुत बुरा हाल है। तो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज बहुत स्ट्रांग यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आसाम का जो क्रैकडाउन हुआ ये चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, यहाँ पे एक्टिविस्ट, हेल्थ वर्कर्स, सभी ने अपनी अपनी अप्रोचेस लगाई है कि किस तरह से गर्ल्स को एजुकेट किया जा सके, किस तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स लाए जा सके, सो दैट आगे ये चाइल्ड मैरिजेस का जो इंस्टेंसेस हैं वो कम हो,
ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे असम गवर्नमेंट ने ये ड्राइव शुरू की है, ड्राइव अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो एक चीज समझो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इस गोल्स में जो एसडीजी गोल्स हमारे सामने हैं जो हमको 2030 तक अचीव करने हैं, इन एसडीजी गोल्स में एक गोल होता है ह्यूमन राइट्स का, कि हमको ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होने देने हैं। और इसी में इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इंडिया ने बोला है कि भाई ह्यूमन राइट्स में राइट्स आते हैं माइनर गर्ल्स के भी, ठीक है, माइनर गर्ल्स के भी राइट्स आते हैं, और इसीलिए चाइल्ड मैरिज को डिक्लाइन करना, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करना हमारा काम है। तो इंडिया ने काफी अच्छा डेवलपमेंट इसमें किया है चाइल्ड मैरिजेस को रोकने में, प्रिवेंट करने में। 2005 की अगर आप बात करोगे तो 47.4% चाइल्ड मैरिजेस हमारे देश में देखी जाती थी, लेकिन अब ये कम होकर 23% रह गया है, ठीक है। तो ये जो ईयर 2021 था ना, इसमें हमने देखा कि हमने 50% डिक्लाइन कर लिए चाइल्ड मैरिजेस इन साउथ एशिया, और साउथ एशिया में भी मेजर चंक जो था वो इंडिया से जा रहा था। ओके, बढ़ते हैं आगे। और देखो यहाँ पे बैटल जो हो रही है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? आप देखोगे पहली बार ऐसा हुआ है 2 डिकेड्स में कि यहाँ पे जो बैटल है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट इतनी स्ट्रांगली हमको देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो पुलिस जो है, आसाम के कुछ एरियाज हैं गुवाहाटी के आसपास, इन एरियाज में पुलिस ने रेड किया है, और यहाँ पे देखा है टीनेज जो प्रेगनेंसीज हैं उनका डाटा यहाँ पे इन्होंने रिकवर किया है, और उससे इनको पता चल रहा है कि कौन सी गर्ल चाइल्ड है जिसकी शादी माइनर एज में हो गई, 18 ईयर्स से पहले हो गई, और कौन सी ऐसी गर्ल हैं जो 18 ईयर्स के पहले मदरहुड तक एम्ब्रेस कर रही हैं। ओके, टीनेज प्रेगनेंसीज यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके अलावा आप देखोगे ये क्रैकडाउन February 2 को डिसाइड हुआ था, February 2 को अनाउंस किया गया। चीफ मिनिस्टर जो है असम के हिमंत बिस्वा जी, जो उन्होंने ये बेसिकली क्रैकडाउन स्टार्ट किया इस चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर, और पता चला कि 4,000 से ज्यादा केसेस हैं स्टेट में, पूरे आसाम में, जहां पे चाइल्ड मैरिजेस के इंस्टेंसेस देखे गए हैं। इसके कारण 2,000 से ज्यादा मेन को, आदमियों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, और नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत इनको अरेस्ट किया गया है। दो यहाँ पे एक्ट्स लग रहे हैं, पहला है पॉक्सो और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ओके, ये दोनों एक्ट्स की मैं बात करूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखो चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पे क्लियरली बोला कि लार्ज स्केल पे चाइल्ड मैरिजेस देखी गई हैं लास्ट 7 सालों में। तो 7 सालों में जहां पे भी इस तरह की चीजें हुई हैं ना, चाइल्ड मैरिजेस जैसी चीजें असम में, उन सभी के ऊपर ये क्रैकडाउन देखा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स को क्लियरली डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि जो भी गर्ल्स यंग एज में मैरी करवा दी गई हैं, या जिनमें से ऐसी लड़कियां भी होंगी जिन्होंने प्रेगनेंसी एम्ब्रेस कर लिया, मदरहुड एम्ब्रेस कर लिया, उनके भी आप उनका रिहैबिलिटेशन कीजिए। और उनके जो हस्बैंड हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है, एक माइनर लड़की से, माइनर गर्ल से शादी करने का जो क्राइम किया है, माइनर गर्ल के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश करने का जो क्राइम किया है, उनको अरेस्ट करवाना है, ठीक है। तो बेसिकली चीफ मिनिस्टर ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 की बात करी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नंबर 5 है, वो अभी 2019 से लेके 21 का डाटा देता है, और ये बताता है कि हमारे इंडिया में लगभग 23% विमेन ऐसी हैं 20 to 24 एज की जो अभी हैं, लेकिन इनकी शादी 18 ईयर्स से पहले ही हो गई थी। जब ये 18 ईयर्स की भी नहीं थी तब ही इनकी शादी हो गई थी। ऐसी विमेन हमारे देश में 23% तक हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आती हैं वेस्ट बंगाल से, बिहार से और त्रिपुरा से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस हैं चाइल्ड मैरिज के, लेकिन असम में भी कम नहीं है। असम में लगभग 32% विमेन ऐसी हैं जिनकी शादी 18 ईयर्स की एज से पहले ही हो गई थी। और ये जो है, इसको आसाम गवर्नमेंट एक सोशल क्राइम की तरह देख रही है। सोशल क्राइम क्यों? क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सोसाइटी के ऊपर ज्यादा हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो टीनेज प्रेगनेंसी जो है आसाम में, अगर बात करें तो टीनेज प्रेगनेंसी 16.8% है। मतलब टोटल जितनी भी प्रेगनेंसी यहाँ पे आसाम में हो रही है उसमें से 16.8 प्रेगनेंसी जो है वो टीनेज प्रेगनेंसी है, यानी कि 18 ईयर्स से पहले की। तो इसका अगर एब्सोल्यूट अमाउंट देखें तो 6.2 लाख लड़कियां असम में ऐसी हैं जिनकी एज 18 भी नहीं हुई है एंड दे आर प्रेग्नेंट। ओके, तो दैट इज अ बिग बिग थिंग, ऑलराइट। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे जनवरी 2017 से ये चीज यहाँ पे क्लियर कर दी गई थी कि चाइल्ड मैरिजेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे लाए गए थे, आसाम में कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चालू किए गए, और आसाम गवर्नमेंट ये क्लेम करते कि आसाम गवर्नमेंट ने लगभग 3600 चाइल्ड मैरिजेस होने से रोकी हैं इतने टाइम में। और स्पेशली वो काजी जो होते हैं, काजी लोग जो होते हैं ना, जो
बेसिकली करवाते हैं शादी, तो उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया जो भी ऐसे चाइल्ड मैरिजेस में इन्वॉल्व थे। ओके। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कैंपेन चल रही है, बहुत अच्छी बात है, ये हार्ड मेजर्स हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सॉफ्ट मेजर्स भी हमको लेने की जरूरत है। हमको यहाँ पे एग्जीक्यूशन तो करना है, लेकिन हमको ये भी समझना है कि चाइल्ड मैरिजेस हो क्यों रही है, चाइल्ड मैरिजेस के पीछे कारण क्या है, और उन कारणों को एड्रेस करना है। जैसे अगर पावर्टी हो गया या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, न्यूट्रिशन की कमी, हेल्थ की कमी हो गई, फाइनेंशियल बर्डन हो गया, या ये जो मेंटालिटी है कि भाई जो लड़कियां हैं वो एक बर्डन है तो इनकी जितनी जल्दी हो सके शादी करा दो, ये इस तरह की मेंटालिटी हमें चेंज करना जरूरी है। अब यहाँ पे एक डिबेट आती है कि भाई क्या गवर्नमेंट यहाँ पे जो असम के चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर इस तरह से क्रैकडाउन कर रही है, क्या कोर्ट इसको समझेगा, क्या जुडिशरी इसको समझेगा? अब ये क्यों कहा जा रहा है भाई, यहाँ पे लॉस के अंतर्गत ही, लीगल तरीकों से ही तो इनको अरेस्ट किया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट है, पीसीएमए एक्ट है, क्यों यहाँ पे नहीं मानेगी गवर्नमेंट, यहाँ जुडिशरी क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है पर्सनल लॉ का। देखो, हमारे देश में पर्सनल लॉज चलते हैं अलग अलग रिलीजन के। इसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इस्लाम वाला जो पर्सनल लॉ है, वो ये कहता है कि जैसे ही लड़की जो गर्ल है वो प्यूबेरिटी हिट करती है, वैसे ही उसकी शादी करवा दी जा सकती है। इसमें कहीं पे भी 18 ईयर एज का कोई मेंशन नहीं है। ओके। तो इस पर्सनल लॉ के हिसाब से तो इन लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। जितने भी मुस्लिम लोग इस ये चाइल्ड मैरिज के क्रैकडाउन में फंस रहे हैं, उनका कहना है कि भाई हमने तो पर्सनल लॉ के अंतर्गत शादी करी है, हमने तो शरियत के अंतर्गत शादी करी है, और हमारा पर्सनल लॉ अलाउ करता है हमको कि हम यहाँ पे ऐसी लड़की से शादी कर सकते हैं जिसकी उम्र 18 ईयर्स नहीं है, लेकिन जिसने प्यूबर्टी हिट कर ली है। तो गवर्नमेंट तो यहाँ पे कह रहा है कि हाँ भाई, लीगल जो लॉज हैं वो पीसीएमए और पॉक्सो हैं, ये लॉज तो हैं पूरे स्टेट के, पूरे कंट्री के, ये लॉज तो हैं, लेकिन ये पर्सनल लॉ भी तो है, तो इन दोनों के बीच में भी तो डिबेट है। तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन आता है और बोलता है हमने शरियत लॉ के अंतर्गत, पर्सनल लॉ के अंतर्गत शादी करी, तो क्या गलत है? तो बेसिकली ये एक डिबेट देखने वाली होगी। ओके। और इसके ऊपर पहले भी बातचीत हो चुकी है, जैसे कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये पहले भी कहा हुआ है कि भाई यहाँ पे पॉक्सो और पीसीएमए जो एक्ट है वो ज्यादा ओवरराइड करेगा ओवर एनी पर्सनल लॉ। और वैसे ये पर्सनल लॉ की जो प्रॉब्लम है वो हिंदू, क्रिश्चियन या दूसरी कम्युनिटीज में नहीं है, क्योंकि सभी कम्युनिटीज में 18 ईयर की बात मानी गई है। इनफैक्ट जो पीसीएमए लॉ है, पीसीएमए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ये बोलता है 18 ईयर्स अभी उम्र है, लेकिन इसी के अमेंडमेंट को लेकर एक बिल आई थी अभी पार्लियामेंट में, जिसने ये कहा कि गर्ल्स की एज 18 नहीं 21 कर देनी चाहिए मिनिमम एज फॉर द मैरिज। ओके। अच्छा, ये जो चाइल्ड मैरिजेस रोकने की बात हो रही है, ये आसाम कम्युनिटी में हो रही है, और यहाँ पे देखा जा रहा है कि स्पेशली ये जो चाइल्ड मैरिजेस देखी जा रही हैं वो मुस्लिम ड्वेलर्स में देखी जा रही है। और मुस्लिम ड्वेलर्स में भी वो ड्वेलर्स ज्यादा हैं जो बांग्लादेश से माइग्रेट करके आए हैं, जहाँ जिनके ऊपर ये इलीगल माइग्रेशन के चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा आदिवासी जो टी प्लांटर्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पे ज्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, क्योंकि उन्हीं में ये केसेस ज्यादा पाए जा रहे हैं। ओके। तो बेसिकली यहाँ पे बात ही हो रही है कि हमको चाइल्ड मैरिजेस हो क्यों नहीं है, ये चीज भी समझनी जरूरी है। ओके। ये सोशल मलाइज है, लेकिन इसका इम्पैक्ट भी हमको समझना जरूरी है कि इसका इम्पैक्ट क्या है। और जो ब्राइड्स हैं उनको, ब्राइड्स को यहाँ पे क्या मतलब कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये समझना जरूरी है। और एक चीज ये भी कि अभी तक क्यों क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी थी। देखो, पता सबको चलता है कि यहाँ पे चाइल्ड मैरिज हुई है, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स जो हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, डॉक्टर हो गए, हेल्थ चेकअप वाले हो गए, पंचायत लीडर्स हो गए, विलेज वाले हेडमैन हो गए, इन सबको पता चलता है, लेकिन क्योंकि कोऑर्डिनेशन की कमी, इसीलिए चाइल्ड मैरिजेस पकड़ में नहीं आ रही थी। ओके। अब समझ में आ रहा है, अब क्रैकडाउन हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि भाई हमको पता है कि यहाँ पे सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे यहाँ पे लोगों का कहना है कि भाई जैसे मान लो किसी लेडी के लड़के को, बेटे को, सन को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया चाइल्ड मैरिज के चार्जेस पे। तो इस लेडी का कहना यह है कि भाई मेरे बेटे को आप कैसे चार्ज कर सकते हो, जब उसने अपनी पसंद की लड़की से, जिससे वो प्यार करता है, उस लड़की से शादी करी, और ऐसा भी नहीं कि वो लड़की की मर्जी नहीं थी, वो लड़की की पूरी पूरी मर्जी थी, और उसने उसके साथ शादी करी, तो आप ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हो? उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा लॉ है, अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि कई जगह पे ये भी एलिगेशन लग रहे हैं कि जो लड़की है जब शादी हुई थी उसकी उम्र 18 प्लस ही थी, लेकिन गलत डाटा रिकॉर्ड्स के कारण उनके लड़कों को अरेस्ट किया जा रहा है। ये भी चीजें लग रही है चार्जेस। दूसरे ये भी चार्जेस लग रहे हैं कि भाई जो लड़की जब शादी हुई थी तब वो 18 ईयर्स की हो चुकी थी, लेकिन उसके जो घर वाले, लड़की के घर वाले, वो इस शादी के खिलाफ थे, और उसकी फैमिली अब ये लॉज यूज कर रही है बेसिकली बदला लेने के लिए, या फिर अपनी लड़की को
उस पर्टिकुलर लड़के से अलग करने के लिए ये बेसिकली लॉस को मिसयूज किया जा रहा है, ये भी एलिगेशंस लग रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हैं। यहाँ पे जो लोगों को चार्ज के जरिए बुक किया जा रहा है, दे आर अंडर टू लॉज। ओके, पॉक्सो एक्ट है तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जिसमें अगर किसी लड़के ने 14 ईयर्स से कम की लड़की को, 14 ईयर्स से कम एज की लड़की से शादी करी है तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा। और दूसरा है वो लोग जिन्होंने 14 टू 18 ईयर्स की कोई लड़की के साथ शादी करी है तो उनके ऊपर लगेगा प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ओके, बेसिकली यहाँ पे ये क्यों हो रहा है आसाम में, क्यों? क्योंकि आसाम जो है आप देखोगे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे पीछे जा रहा है। आसाम का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से आसाम में हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टीनेज प्रेगनेंसीज है ना, जो लड़की है उसकी बॉडी तैयार ही नहीं है टू डिलीवर अ बेबी, और टीनेज प्रेगनेंसीज के कारण मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 195 फर्टेलिटीज हो रही है ओवर 1 लाख लाइव बर्थ, बहुत ज्यादा है ये नंबर। ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा है, 32 न्यू बॉर्न डेथ्स हो रही हैं हर बार हर 1000 बच्चों के ऊपर, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है। इसके अलावा गवर्नमेंट का एम है कि इस इशू को एड्रेस किया जाए, ये हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाली जो चीजें हैं उसको एड्रेस किया जाए, और ये अर्ली मदरहुड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको एड्रेस किया जाए। यूनिसेफ तक ये बोलता है कि 10 मिलियन जो लड़कियां हैं, 10 मिलियन और लड़कियां अभी ग्लोबली रिस्क पे हैं चाइल्ड ब्राइड बनने के। ओके, और अच्छा इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जितनी भी टोटल वर्ल्ड में चाइल्ड ब्राइड्स है ना, उनमें से 1/3 चाइल्ड ब्राइड्स जो है वो अकेले इंडिया में है। ओके, तो दिस इज अ मेजर इशू आज की डेट में। सोचो ना, 2023 चल रहा है, हम 21वीं सदी में आ चुके हैं और आज भी ये चाइल्ड मैरिज का इशू हमारे देश में एग्जिस्ट करता है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत गलत चीज है, बहुत मेजर इशू है जिसके ऊपर हमको कंसर्न होना चाहिए। पॉक्सो एक्ट क्या है भाई? देखो, पॉक्सो एक्ट 2012 का एक्ट है जो क्रिमिनलाइज करता है एनी सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन अ माइनर एंड एन अडल्ट। ये देखो जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोई लड़की के साथ, कोई फीमेल के साथ ही आप सेक्सुअल ऑफेंस को रिकॉग्नाइज करोगे, ऐसा नहीं। मेल चिल्ड्रन जो होते हैं उनके साथ भी अगर सेक्सुअल ऑफेंस होता है उसको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है ये पॉक्सो एक्ट। ठीक है, तो जो विक्टिम है, जो बॉयज हैं और विक्टिम है सेक्सुअल वायलेंस के, उनको भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। यहाँ पे चाइल्ड जो है उसकी एज 18 ईयर्स के अंदर अगर है तो यह पॉक्सो एक्ट लगता है। ठीक है, और ये जो है माइनर के कंसेंट को वैलिड नहीं माना जाता है कि भाई अगर माइनर का भी कंसेंट है और फिर उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो ये माना ही नहीं जाता कि माइनर का कंसेंट है। माइनर का कंसेंट की एज ही हमारे देश में 18 है। ओके, तो मतलब कंसेंट की एज, आप कंसेंट कब दे सकते हो? 18 ईयर्स के बाद ही आपका कंसेंट मायने रखता है, उसके पहले कोई कंसेंट वंसेंट नहीं है। ओके, अच्छा इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व होता है, चिल्ड्रन को, यहाँ पे चिल्ड्रन के साथ किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो उसके अगेंस्ट स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। अच्छा, चाइल्ड की डेफिनेशन हमारे देश में 18 ईयर्स की है। ठीक है, 18 ईयर्स से छोटा जो भी है वो चाइल्ड माना जाता है हमारे देश में। ओके, लीगली। अच्छा, इसके अलावा सेक्सुअल क्राइम्स को रिपोर्ट करने का प्रॉपर प्रोसीजर्स इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पे वैसे क्या होता है यूजुअली कि अगर किसी को भी आरोपी ठहराया गया है तो ये बोलते हैं ना कि गिल्टी अंटिल प्रूवन। ओके, यहाँ पे सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन। ओके, कि भाई जब तक प्रूव नहीं हो जाता उसका जुर्म तब तक वो इनोसेंट है, सिर्फ जब प्रूव हो जाएगा तब वो गिल्टी है। लेकिन इस केस में उल्टा है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा है कि अगर आपके ऊपर पॉक्सो वाला चार्ज लगा है तो आपको गिल्टी माना जाएगा और आपको प्रूफ लेकर आना है कि आप गिल्टी नहीं हो। तो आप जब तक इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते हो तब तक आपको गिल्टी माना जाएगा। और ये जो सेक्सुअल असॉल्ट वाला केस है ये नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। नॉन बेलेबल यानी कि इसमें बेल नहीं मिलती, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ओके, यानी कि आपको यहाँ पे बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें सेक्शन 19 है पॉक्सो एक्ट का जो बोलता है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। यानी कि अगर आप कोई डॉक्टर हो और आपके पास कोई पेशेंट आता है प्रेगनेंसी टेस्ट कराने के लिए और आपको पता चलता है कि ये पेशेंट की उम्र 18 ईयर्स से कम है, तो आप इन्वॉल्व नहीं हो इनकी चाइल्ड मैरिज में, लेकिन आपके ऊपर ये मैंडेटरी ऑब्लिगेशन बनता है कि आप इस चीज को पुलिस को रिपोर्ट करो। ठीक है, तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को आपको रिपोर्ट करना है अगर आपको लगता है, सस्पेक्ट करते हो या फिर आपको ये नॉलेज मिलता है कि किसी भी माइनर के साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है या कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। ओके, तो ये बेसिकली सेक्शन 19 का मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है। दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। ये जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये बेसिकली बोलता है कि अगर आपने किसी भी पर्सन से, किसी भी लड़की से 18 ईयर्स के पहले, जब वो 18 ईयर्स की नहीं हुई है उससे पहले अगर आपने शादी कर ली है तो दैट इज अ ऑफेंस। ओके, और दूसरी चीज ये
कि यहाँ पे वो चाइल्ड मैरिज जो है उसको ऑफेंस जरूर माना जाता है, लेकिन इलीगल या वॉइड नहीं माना जाता। वॉइड सिर्फ तब माना जाएगा जब जो माइनर है वो इस चीज के बारे में कोर्ट में जाए, जुडिशरी में जाए कि भाई मुझे ये जो मैरिज है उसको वॉइड डिक्लेयर करवाना है। तो ये एक्ट ही बोलता है कि 18 ईयर्स जो है मिनिमम एज है फॉर द गर्ल्स टू मैरी, ओके, और 21 ईयर्स जो है वो मिनिमम एज है फॉर द बॉयज टू गेट मैरिड, ओके। ये जो एक्ट है चाइल्ड मैरिज को पनिश करता है विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ 2 ईयर्स और विद अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख और बोथ, ओके। पनिशमेंट जो है ये उन सभी लोगों को उसके सभी के ऊपर एक्सटेंड होगी जिन्होंने भी ये चाइल्ड मैरिज कराई है। हो सकता है कि लड़की के पेरेंट हो, लड़के के पेरेंट हो, या फिर जो काजी या जो लोग इन्वॉल्व हैं शादी कराने में वो सब भी। तो देखो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि भाई इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस का क्या स्टेटस है। तो इंडिया में आप देखोगे तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो आया, ये बोलता है कि 8 स्टेट्स आज भी ऐसे हैं जहां पे चाइल्ड मैरिज बहुत स्ट्रांगली अभी भी कंडक्ट हो रही है। 40% से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो जो शादी करवा रहे हैं ना, यहाँ पे 40% से ज्यादा लड़कियां 18 से कम एज की है यहाँ पे इन 8 स्टेट्स में, जिसमें वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा जो है टॉप करते हैं। तो मेजरली ये है। दूसरा, ट्राइबल पॉपुलेशन में भी काफी सारा ऐसा चाइल्ड मैरिज का प्रेवलेंस आज भी एग्जिस्ट करता है। और आप देखोगे हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट ये ऑलरेडी हाई है, आसाम में भी हाई है जो अभी हमने डिस्कस किया ना, इसीलिए भी ये चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा न्यूज में आ रही हैं। अच्छा, सेंसस 2011 के हिसाब से देखें तो हमारे देश में 12 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हमारे देश में रिपोर्ट की गई थी 2011 में। हालांकि हमने देखा ना यूएन एसडीजी टारगेट्स को हमने अभी फुलफिल किया है और हम इसको कम करते आ रहे हैं। तो ये तो हमारा डाटा हुआ, लेकिन व्हाट आर द रीजंस, क्या ऐसे रीजन हैं जिसके कारण चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं। पहला रीजन है कि ये एक सोशल कस्टम है, कई सारे ट्राइब्स में, कई सारे लोकेलिटीज या कम्युनिटीज में ये एक सोशल कस्टम है। दूसरी चीज ये कि जो फैमिली है, लड़की की फैमिली, वो पावर्टी रिडन है, और जो गर्ल चाइल्ड है उस वो खुद भी काफी इलिटरेट है और उसकी फैमिली भी इलिटरेट है, उनको समझ ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चाइल्ड मैरिज, ओके। इसके अलावा आप देखते हो ये कल्चरल वैल्यूज जो है वो किसी भी फैमिली के, मतलब जो मेंटालिटी है ना कल्चरल वैल्यूज वाली, वो भी यहाँ पे अड़ंगा लाती है, हिंड्रेंस बनती है। जैसे कई सारी फैमिलीज बिलीव करती हैं कि भाई जितनी जल्दी शादी करा दो लड़की की उतना अच्छा, तो उसके फ्यूचर को देखते हुए शादी करा देते हैं लड़की की, या फिर बर्डन मानते हुए शादी करा देते हैं, या फिर एक उनको डर रहता है कि भाई टीनेज प्रेगनेंसी या अनमैरिड वाली प्रेगनेंसी उसको ना हो जाए। इस तरह के जो डर हैं, कस्टम्स हैं, कल्चरल वैल्यूज हैं, उनके कारण ये चीज हो जाती है। इसके अलावा अवेयरनेस की कमी है और स्कूलिंग वगैरह तो हुई नहीं होती है पावर्टी वाले केस में। इसके साथ में आप देखते हो कि पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी होता है, ठीक है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी होता है कई सारे एरियाज में। सोशल एक्सेप्टेंस पॉलिटिशियंस की साइड से भी होती है, इसीलिए भी चाइल्ड मैरिजेस देखी जाती है, ओके। और स्पेशली आप देखोगे इंडिया में तो सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आप देखोगे कि ज्यादा है ये चाइल्ड मैरिजेस, ओके। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि एक तो एजुकेशन अटक जाता है, पहले ही एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पाता, राइट टू एजुकेशन हो नहीं पाता। दूसरा, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा हैं, सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज जैसे अभी हमने देखे। तीसरा, जेंडर इनइक्वालिटी का इशू क्रिएट होता है, ओके। इसके साथ हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे हम देख रहे हैं आईएमआर एमएमआर बढ़ता जा रहा है, ये सारे इश्यूज हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं। तो गवर्नमेंट के एफर्ट्स, एक तो आसाम गवर्नमेंट ये एफर्ट्स ले ही रही है, ऐसा आसाम गवर्नमेंट कर ही रही है। इसके अलावा हमने देखा पॉक्सो एक्ट हमारे देश में लाया गया है, ठीक है। दूसरा, पीसीएमए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, इसमें एक नई बिल भी लाई गई है जिसमें गर्ल्स की एज को बढ़ाने की बात की गई है। इसके साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें कैश इंसेंटिव्स की बात है, जो मदर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए कैश इंसेंटिव्स की बात है कि उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराया जाए। इसके अलावा जो लड़कियां हैं उनको फ्री एजुकेशन देने की बात चल रही है। अडोलेसेंट गर्ल्स के लिए स्कीम है कि 11 to 18 ईयर्स में जो भी अडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनको सोशल स्टेटस उनके इंप्रूव करने के लिए उनको न्यूट्रिशन दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, इस तरह की चीजें, ओके। इसके अलावा उज्ज्वला स्कीम है। उज्ज्वला स्कीम जो है यहाँ पे याद रखना, उज्ज्वला स्कीम ये वाली कौन किससे रिलेटेड है? उज्ज्वला स्कीम रिलेटेड है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग से, ठीक है। गर्ल्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, फीमेल्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, उससे रिलेटेड है ये, ओके। तो ये सारी चीजें की गई हैं अभी तक फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। अब हमको समझना ये है कि हमें अब लाना है सोशल चेंज। ये सारी लीगल चेंजेस तो आ चुके हैं, लेकिन अब हमको सोशल चेंज की जरूरत है, बिहेवियरल चेंज की हमको जरूरत यहाँ पे है। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट इशू की तरफ। और हमारा नेक्स्ट इशू जो है दैट इज रिगार्डिंग लिथियम। लिथियम बेसिकली डिस्कवर किया गया है हमारे देश में जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ये जो लिथियम मिला है उससे हमारी जो इम्पोर्ट नीड्स हैं वो कम हो जाएंगी। तो एक मेजर बूस्ट मिलेगा हमारी रिचार्जेबल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है रिचार्जेबल बैटरी की, उसको काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिक कार्स को, लैपटॉप्स वगैरह को काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली 5.9 टन लिथियम डिपॉजिट्स हमको जम्मू कश्मीर में मिले हैं। पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ है। इससे हमारे इंपोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। तो बेसिकली यहाँ पे देखा गया कि जो ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये हमारी पीएसयू है, उन्होंने ये फाइंड आउट किया लिथियम यहाँ पे राइसी एरिया है, ठीक है, राइसी एरिया है। और यहाँ पे G2 और G3 स्टेजेस में, अभी G2 G3 स्टेजेस क्या बताऊंगी, तो 51 मिनरल ब्लॉक्स यहाँ पे मिले हैं। ओके, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको लिथियम के बारे में। लिथियम एक केमिकल एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है Li, एटॉमिक नंबर है 3, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट अल्कली मेटल होता है, लाइटेस्ट मेटल है पीरियोडिक टेबल में। और इसकी कई सारी एप्लीकेशन है, बैटरीज में, लुब्रिकेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, न्यूक्लियर वेपन्स में, सब जगह ये यूज होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज है जो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करते हो, ठीक है, लैपटॉप्स में, सेलफोन्स में, म्यूजिक प्लेयर्स में यूज करते हो। इनका सेल्फ डिस्चार्ज रेट कम होता है और एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स में आप इसको यूज करते हो, जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्रेशन की जो मेडिसिन बनती है ना, उसमें लिथियम यूज किया जाता है। हार्ट जो हीट ट्रांसफर होता है फ्लूइड्स में, उसमें आप इसको यूज करते हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। एयर कंडीशनिंग में इसको यूज किया जाता है। अलॉय प्रोडक्शन में, जिसमें आप स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट में इसको यूज करते हो। और ग्रीस लुब्रिकेंट्स में भी लिथियम को यूज किया जाता है क्योंकि इसकी प्रेशर टॉलरेंस और टेम्परेचर टॉलरेंस काफी अच्छा होता है। ओके, बात करें सिग्निफिकेंस की, तो देखो पहली चीज तो हमारा क्लीन एनर्जी के जो गोल्स हैं वो हमारे पूरे हो पाएंगे क्योंकि हमको लिथियम मिल रहा है और लिथियम काफी क्लीन एनर्जी की तरफ सपोर्ट करेगा। हमारा इम्पोर्ट कट होगा। अभी हम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना से काफी लिथियम मंगाते हैं, तो हमारा इम्पोर्ट को हमको इतना इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा, हमारे डोमेस्टिकली मिल गया हमको। और तीसरा है बैटरी प्रोडक्शन भी हमारा एनहांस होगा, तो इलेक्ट्रिक कार्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, इन सभी जगह हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है बढ़ पाएगी। अच्छा, जो हम अभी ये G3 G4 वाली स्टेजेस की बात कर रहे थे, तो माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है हमारा, इसके हिसाब से 1957 का ये एक्ट है। इसके हिसाब से कोई भी मिनरल डिपॉजिट अगर हमको मिलता है, उसके एक्सप्लोरेशन के दौरान 4 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है G4 स्टेज, जिसमें हम रिकॉनेसेंस सर्वे करते हैं, सर्वे करना होता है बेसिकली। G3 होती है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, यानी कि प्रिलिमिनरी मतलब बहुत इनिशियल स्टेज पे एक्सप्लोरेशन हुआ है। G2 होता है जनरल एक्सप्लोरेशन और G1 होता है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन। तो इस चारों के बाद अलग अलग तरीके के मिनरल्स, इनका नाम भी दिया गया है। जैसे आप G4 स्टेज के बाद जो इनिशियल सर्वे होता है, उसके बाद जो आपको रिसोर्सेज मिलते हैं, आप उसको कहते हो रिकनासिस मिनरल रिसोर्स। दूसरा होता है G3 के बाद अगर आपको मिलता है तो इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स उसको कहते हो। G2 के बाद उसको इंडिकेटेड मिनरल रिसोर्स कहते हो और G4 के बाद उसको मेजर्ड मिनरल रिसोर्स कहते हो, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सी एक्सप्लोरेशन स्टेज पे हो आप, उस हिसाब से आप मिनरल को नाम देते हो। ऑलराइट, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इशू की तरफ, विच इज प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे एक ये वंदे भारत एक्सप्रेस लाई गई है और दूसरा शिरडी के आसपास, शिरडी और सोलापुर के आसपास ये एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लाई गई है। तो 2 हाई स्पीड रेल कनेक्शन हमारे देश में महाराष्ट्र में लाए गए हैं, मुंबई पुणे और शिरडी सोलापुर के साइड पे। ओके, तो ये बेसिकली इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, रिलीजियस सेंटर्स हैं, यहाँ पे ये लॉन्च किए गए हैं। अभी तक 108 डिस्ट्रिक्ट्स में 17 स्टेट्स में ये वंदे भारत ट्रेन चलाई जा चुकी हैं, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी स्ट्रांगली काम कर रहा है। और यहाँ पे पहली बार इंडिया में हुआ है कि 10 लाख करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया फॉर द रेलवेज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रांगली हम काम कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर ट्रांसपोर्ट में। तो वंदे भारत ट्रेन की बात करें, ये इंडिजीनियसली डिजाइन, इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन है। और ये बेसिकली इंडियन रेलवेज को नेक्स्ट स्टेज पर ले जाने वाली हैं। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन जो थी वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई गई थी। मेक इन इंडिया के प्रोग्राम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए से बनाया गया था इसको। वंदे भारत जो है इंडिया का पहला अटेम्प्ट है जिसमें हम ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी को अडाप्ट कर रहे हैं। अभी हम कन्वेंशनल सिस्टम पे चल रहे थे, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ पैसेंजर ट्रेन पे चल रहे थे, लेकिन अब हम जो है नया ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। ट्रेन सेट कॉन्फ़िगरेशन जो है कॉम्प्लेक्स जरूर है, लेकिन ये हमारे रेलवे सिस्टम को फास्टर और ईजियर टू मेंटेन बना देगा, कंज्यूम करेगा कम एनर्जी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ज्यादा रहेगी। ये 400 जो नई ट्रेन आने वाली है, ये बेटर इफिशियंसी के साथ आने वाली है हमारे देश में। ओके, तो
वंदे भारत ट्रेन जो है इनका एक और नाम है ट्रेन 18, ठीक है, ट्रेन 18 में इनका नाम है। और ये प्रपल्जन पे काम करती हैं, कोई लोकोमोटिव की जरूरत इन पे नहीं पड़ती है, ठीक है। और ये जो इनका सिस्टम है ना उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी जो है इसमें ईच कार जो है, ट्रेन का जो ईच कार सेट है वो अलग अलग तरीके से पावर्ड होता है। तो पूरा एक एक जो डब्बा है ना, हमारे एक एक जो बोगी है उसको अलग से पावर दी जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पावर टेक्नोलॉजी है। और इसमें पैसेंजर एम्यूनिटीज कई सारी, जैसे वाईफाई होगा, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, सीसीटीवी होगा एंड व्हाट नॉट। मैक्सिमम स्पीड इसकी 160 kmph होने वाली, किलोमीटर पर आवर। और साथ में इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम होने वाले हैं यहाँ पे, ओके। तो काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इशू जो है दैट इज अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इंडिया में आप देखोगे, ये इंडिया में, ये मैंने गलत लिख दिया, जीएस पेपर 2 से रिलेटेड नहीं है ये, ठीक है। ये जो है हमारा ये वाला जो पूरा न्यूज आर्टिकल है, ये आप इसको मिसलेनियस में ले सकते हो, ठीक है। मिसलेनियस में आप ले सकते हो, स्पोर्ट्स वाले सेक्टर में। आजकल प्रीलिम्स में आ रहे हैं ना क्वेश्चन फ्रॉम द स्पोर्ट्स सेक्टर, इसीलिए ये रखा है मैंने। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो गुलमार्ग में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे एम है कि हम विंटर ओलंपिक्स में भी जल्दी पार्टिसिपेट कर पाए। अभी तक समर ओलंपिक्स में इंडिया काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप लोगों को सभी को पता होगा। लेकिन विंटर ओलंपिक्स में काफी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हम। 2022 का जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स हुआ था उसमें इंडिया से सिर्फ एक पर्सन ने पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम था आरिफ खान जी, ठीक है। जम्मू कश्मीर से ही है, लोकल स्कायर थे वो यहाँ से। लेकिन उनसे काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिली है। तो बेसिकली खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो थर्ड एडिशन कश्मीर में हो रहा है, गुलमार्ग में, बेसिकली ये हो रहा है सो दैट हम विंटर ओलंपिक्स में भी आगे जाके पार्टिसिपेट करें। तो 1500 प्लेयर्स हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। विंटर ओलंपिक्स का हमारा एम है, इंस्पिरेशन ये है, ओके। और यहाँ पे अभी तक 6 लाख रुपए खर्च होंगे एथलीट्स की ट्रेनिंग्स पे। 40 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में, सो दैट हम विंटर ओलंपिक्स में अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाए, ओके। तो देखो विंटर ओलंपिक्स की तो नहीं, अभी थर्ड जो खेलो इंडिया गेम्स है, खेलो इंडिया गेम्स की बात हो रही है। तो गेम्स जो है गुलमार्ग में हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में। ये विंटर गेम्स है जहाँ पे 9 स्पोर्ट इवेंट्स होंगे। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2020 से शुरू हुए हैं। मिनिस्ट्री कौन से इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल भी इन्वॉल्व है इसमें। और जम्मू कश्मीर में ही हो रहे हैं ये, ठीक है। मतलब पहली बार लेह लद्दाख में हुए थे, उसके बाद गुलमार्ग में हुआ, फिर से गुलमार्ग में, तो थर्ड एडिशन है ये। तो जम्मू कश्मीर जो है वो इससे पहले के दोनों एडिशन लेकर आया है। और इस बार का मैस्कॉट है स्नो लेपर्ड। तो हिमालयाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी का प्रतीक है स्नो लेपर्ड, और उसी को इस बार का मैस्कॉट रखा गया है थर्ड खेलो इंडिया प्रोग्राम का, ओके। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा इशू है अबाउट एनवायरमेंट और सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल के बारे में। ये आर्टिकल है। जो बर्डर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे 145 डिफरेंट बर्ड स्पीशीज को खोजा है इन सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। तो सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल जो है वो यहाँ पे बर्ड्स को खोजने के लिए कई सारे एंथुजियास्ट, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट आए। और पहला बर्ड फेस्टिवल जो है सुंदरबन में, ये आया था जब सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, जब वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको लेकर आया, ओके। और स्पीशीज कई सारी यहाँ पे आई है, आप देखोगे 78 नई बर्ड स्पीशीज मिली हैं। यहाँ पे डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई सुंदरबंस में ये बर्ड फेस्टिवल हुआ है और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, सुंदरबन का ये बर्ड फेस्टिवल कराने के लिए। जितनी भी एवियन स्पीशीज मिलती हैं, जितनी भी बर्ड स्पीशीज आपको पूरे इंडिया में मिलती है, उसकी 1/3 आपको सुंदरबंस में ही मिल जाती है। और स्पेशली यहाँ पे जो कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रेट्स बहुत हैं। थ्रेट्स कैसे? जैसे कि जो यहाँ पे रिवर आइलैंड है ना, यहाँ पे प्लांटेशन एक्टिविटीज शुरू कर दी गई है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है, इनके हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा बर्ड्स का जो बायोलॉजिकल हैबिटेट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इलीगल एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं अनहैबिटेटेड आइलैंड्स में। तो ये सब चीजें हो रही है। सुंदरबंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, सुंदरबंस जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। वास्ट कॉन्टिजियस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इंडिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है यही है। इनफैक्ट इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यही है। और कॉन्टिजियस है, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक्स के बाद यहाँ यहाँ पे मैंग्रोव है, ये पूरा का पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इस तरह से कंटिन्यूस, ओके। अच्छा, ये जो है इंडिया बांग्लादेश वाले रीजन में लोकेटेड है। ये सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाता है सुंदरबन। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बनता है सुंदरबंस में, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे इसको फॉरेस्ट रिजर्व का स्टेटस मिला था पहले। फिर ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व बना 1973 में। सुंदरबन नेशनल पार्क बना 1984 में। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इन्वॉल्व कर लिया गया 1987 में।
ये बायोस्फीयर रिजर्व भी बना 2001 में, और अभी वेटलैंड भी है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का। रामसार कन्वेंशन के अंतर्गत सुंदरबन वेटलैंड भी अलग से रिकॉग्नाइज्ड है। सुंदरबन नेशनल पार्क जो है, इसमें आपको कई सारे फ्लोरा फोना मिलेगा, जैसे कि आपको एस्चुराइन क्रोकोडाइल मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर मिलेगा, वाटर मॉनिटर लिजार्ड मिलेगी, गैंगेटिक डॉल्फिन, ऑलिव रिडली टर्टल्स, ये बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आपको यहाँ मिलती है। और इनफैक्ट सुंदरबन डेल्टा इकलौता ऐसा मैंग्रोव फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आपको टाइगर्स मिलते हैं, ठीक है। आपको ये जो रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, इस तरह के टाइगर्स आपको यहाँ इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में मिलते हैं। बाकी किसी भी देश के किसी भी मैंग्रोव फॉरेस्ट में टाइगर्स नहीं मिलते, यहाँ इकलौता ये मैंग्रोव है जहाँ टाइगर्स मिलते हैं। तो ये था हमारा पूरा आर्टिकल, और ये था हमारा पूरा द हिंदू। कल मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बता देती हूँ। इसका सही आंसर है A1 ओनली। पीएसएलवी जो है, पीएसएलवी जीएसएलवी के बारे में क्वेश्चन था। पीएसएलवी को लॉन्च किया जाता है फॉर सैटेलाइट्स जो कि अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग के लिए होती हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पीएसएलवी से लॉन्च की जाती हैं, और जीएसएलवी से कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यूजुअली हायर जो हाइट है उस पे जाके लॉन्च की जाती हैं, और जो अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वाली जो सैटेलाइट्स हैं ये कम एल्टीट्यूड पे लॉन्च की जाती हैं, इसीलिए पीएसएलवी इसको लॉन्च कर देता है। दूसरा स्टेटमेंट, ये देखो पहला तो गलत है, दूसरा पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट्स लॉन्च्ड बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड, ऐसा नहीं है। जो पीएसएलवी जिन सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है ना, वो परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती। जीएसएलवी वाली जो सैटेलाइट है वो परमानेंटली फिक्स्ड होती है। तीसरा स्टेटमेंट, जीएसएलवी मार्क 3 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, गलत। जीएसएलवी मार्क 3 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। पहली स्टेज होती है सॉलिड, दूसरी स्टेज होती है लिक्विड, और तीसरी स्टेज होती है क्रायोजेनिक। ओके, क्रायोजेनिक स्टेज होती है थर्ड वाली। ओके, और जो पीएसएलवी है ना वो 4 स्टेज होता है। तो सॉलिड लिक्विड, ये पीएसएलवी में 4 स्टेजेस होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर पीएसएलवी होता जीएसएलवी की जगह तो सही हो जाता। तो इसका सही आंसर होगा ओनली 1। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हो तो इन सभी मीडियम से कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो, और शेयर जरूर करना। कल है संडे, संडे को एक स्पेशल आप लोगों के लिए आएगा वीडियो। ओके, प्रीलिम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, और जो लोग 2024 का भी दे रहे हैं ना अटेम्प्ट, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। देखना जरूर, भूलना मत। ओके, तो दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।